हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारा टॉपिक हो चुका है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। DEEE या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें ये टॉपिक आ रहा है, उसके लिए आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। लोकतंत्र में क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र में विभिन्न इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा के बीच में किसकी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अगर हम उसको इसकी जगह पर रखेंगे तो लोकतंत्र में इनमें से किसके बीच में प्रतिस्पर्धा शामिल है, यानी कंपटीशन किस में देखने को मिलता है लोकतंत्र में। यानी एक लोकतंत्र, जहाँ पर ये वर्ड दे दिया है तो यहाँ पर हम मेनली व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसके बीच में प्रतिस्पर्धा शामिल है, पार्टियों के बीच में, राजनीतिक दल या फिर समूह जाति। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल। क्योंकि कंपटीशन देखने को मिलता है, आपसे बोला गया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं टॉपिक, इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर आपको बताया गया था कि जब भी आप सोशली डिप्राइव्ड होते हैं या सोशली कोई भी विभाजन देखने को मिलेगा तो राजनीति भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो ही जाएगी। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, तो यहाँ पे समाज का राजनीति पे बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या दो प्रमुख समुदायों से या संप्रदायों से विभाजित है। वो दो कौन से समुदाय हैं, तो ये है ईसाई और प्रोटेस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रॉस कटिंग सामाजिक मतभेद में क्या आसान है। क्रॉस कटिंग सामाजिक मतभेद में क्या आसान है, तो इसका आंसर जाएगा प्रतिबद्ध। अब एक बार आपको बता देती हूँ क्रॉस कटिंग सामाजिक मतभेद क्या होता है। यहाँ पे हमने दो तरीके के पढ़े थे जब टॉपिक क्या था, एक तो था ओवरलैपिंग वाला और दूसरा था आपका क्रॉस कटिंग वाला। ठीक है, ये सामाजिक मतभेद के टाइप है। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि एक जैसे सामाजिक अंतर जो होते हैं वो दूसरे सामाजिक अंतर से क्या होते हैं, प्रबलित होते हैं, जिसका परिणाम क्या निकलता है, विघटन समाज में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम बात करें क्रॉस कटिंग वाले में, तो इसमें क्या होता है, एक सामाजिक अंतर जो होता है वो दूसरे सामाजिक अंतर से प्रभावित होता है। तो इससे क्या, इस चीज में क्या देखने को मिलता है, इस चीज का परिणाम क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है सोसाइटी में, इसके अलावा विविधता में एकता देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और ज्यादा अच्छे समझने के लिए आप टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो लेक्चर नंबर 3। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा, तो इनमें से वो कौन सी कंट्री थी, ये थी यूगोस्लाविया। बेल्जियम जो थी उसने अपनी नीति ऐसी अपनाई कि फेडरलिज्म वाला सिस्टम अपनाया। सेंट्रल लेवल पे सरकार थी, उसके बाद स्टेट को भी काफी पावर दी गई और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, भारत में तो है ही फेडरलिज्म, इसके अलावा नीदरलैंड की जो सिचुएशन थी वो भी सही थी। वहां पे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन उनमें कोई भी मतभेद देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिको ओलंपिक के पुरस्कार समारोह के दौरान विरोध करने वाले अमेरिकी एथलीटों को अपना समर्थन दिखाने के लिए पीटर नॉर्मन जो था उसने किस तरीके से ये चीज शो की थी, मतलब इनमें से क्या चीज की थी उसने ये दिखाने के लिए, समर्थन दिखाने के लिए। तो उसने क्या किया था, मानव अधिकार बैज पहना हुआ था। ठीक है, जो जर्सी उसने पहनी हुई थी उसके ऊपर उसने मानव अधिकार बैज पहना हुआ था और उसका ये परिणाम निकला कि अगली बार उसके देश से उसको मतलब टीम में शामिल नहीं किया गया नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेड गुडी। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने भी इसके लिए काम किया था, महात्मा गांधी ने भी, और टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये जो एफ्रो अमेरिकन थे, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था रंगभेद के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, अफ्रीकी अमेरिकी जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी अमेरिकी उन्हें कहा जाता है जो गुलाम के रूप में अमेरिका लाए गए थे। ठीक है, आपको जब हमने पढ़ा था ये टॉपिक तो बताया था 17th to 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इनको अफ्रीका से अमेरिका लाया गया था। और आज के टाइम में, मतलब इस टाइम में जिस टाइम की बात हो रही है, जब सिविल राइट्स मूवमेंट की बात हुई थी यूएसए में, तो स्लेव्स के रूप में जो लाए हुए लोग थे उन्हीं के जो जनरेशन से वो आगे बढ़ती चली जा रही थी, तो उन्हीं को बोला गया एफ्रो अमेरिकन। ठीक है, जिनको अश्वेत भी कहा जाता, ब्लैक्स भी कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा उत्तरी आयरलैंड और प्रोटेस्टेंटों के बारे में सच है? ठीक है, नदर्न आयरलैंड के बारे में हमने बात की थी, तो इसमें वे यूनियनिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता था उनका। दूसरा है वे ब्रिटेन के साथ बने रहना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ए और बी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और ब्रिटेन के साथ क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि ब्रिटेन में भी इसी धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? तो ब्लैक पावर आंदोलन उभरा था 1966 में। ठीक है, और आपका सिविल राइट्स मूवमेंट जो था वो 1954 से 1968 तक रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमोबेश उसी स्थिति में है? यानी जो हालात अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन के थे वही हम भारत में देख सकते हैं। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दलित। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो आंसर जाएगा, ये 1966 में उभरा, ये 75 तक चला। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका, ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसने शांतिपूर्ण तरीके से वकालत की। ठीक है, ये सही नहीं है, आपसे नहीं है वाला पूछा है, क्योंकि मैंने जो आपको सिविल मूवमेंट बताया था, सिविल राइट्स मूवमेंट, वो 1954 से लेकर 1968 तक चला था और ये पूरी तरीके से अहिंसक था, यानी इसमें किसी भी तरीके की हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन इसके बाद जो 1966 में आया था वो था आपका अश्वेत शक्ति आंदोलन, ये पूरी तरीके से हिंसक था। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि इसने शांतिपूर्ण तरीकों से इसकी वकालत की, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीका इसमें अपनाया गया था, किसमें? सिविल राइट्स मूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968, है ना, मैंने अभी बताया आपको। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, समान प्रकार के लोगों के साथ समाज को क्या कहा जाता है? इसका आंसर जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर है समरूप। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट जो ईसाई थे उनका प्रतिशत कितना है? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53%। कितना है? 53%। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे वाला जो समाज था उसका टोटल नंबर कितना था, तो जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको मैंने बताया होगा कि उनका नंबर कितना था, ये था लगभग 40% के आसपास। ठीक है, तो ये था आपका लगभग 44%। ठीक है, जो कैथोलिक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, आज विश्व के अधिकतर देशों में देश कैसे हैं? ठीक है, मतलब वहाँ की जो संस्कृति है वो किस तरीके की है? तो इसका आंसर जाएगा बहुसांस्कृतिक। ठीक है, वो बहुसांस्कृतिक है, यानी मल्टी कल्चर्ड। और ये एग्जाम्पल हमने लिया था जर्मनी और स्वीडन का, है ना, कि वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपनी संस्कृति लेकर आ रहे हैं, तो वहां का जो समाज है वो कैसा हो गया है? बहुसांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे? कौन से ईयर में? तो इसका आंसर जाएगा 1998 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा उत्तरी आयरलैंड में क्या दिक्कत हो रही थी इस चीज को लेकर ही कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म के मानने वाले लोग थे उनका ये कहना था, कुछ का कहना था हम आयरलैंड के साथ जाना चाहते हैं, कुछ का कहना था कि हम ब्रिटेन के साथ जाना चाहते हैं। तो इस चीज को लेकर ही बहुत ज्यादा मतभेद था। तो इसका एंड हुआ, ब्रिटेन सरकार ने समझौता किया राष्ट्रवादी के साथ, नेशनलिस्ट पार्टी के साथ 1998 में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा अन्य समुदायों की मांगों को समायोजित नहीं करने के का एक उदाहरण है? ठीक है, यानी एक जैसे बहुसंख्यक समुदाय कह सकते हैं हम, कि हमने को एक कंट्री पढ़ी थी जिसमें की बात हुई थी कि अपने ही देश के बारे में जो बहुसंख्यक है उन्हीं की बातों को मान लेते हैं और बाकी लोगों की बातों को इग्नोर किया जाता है, उनको सुना नहीं जाता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। यूगोस्लाविया और श्रीलंका में स्थिति देखने को मिली, एक ही समुदाय की थिंकिंग के साथ उन्होंने वो गए और फिर बाकियों को एक तरफ कर दिया, तो वहां पे राष्ट्र की टूटने की स्थिति बनी। यहाँ पे बेल्जियम का उदाहरण अगर देखें तो इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये मैंने अभी बताया था आपको, यानी सिविल राइट्स मूवमेंट जो थे जो 1954 से 68 तक चले थे, उसका प्रतिनिधित्व किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19,
लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों में भाग लेना और अपने जो प्रतिनिधि उनको चुनने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग, आपराधिक छवि वाले लोगों को, जनता को, धनाढ्य वर्ग को। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनता को ये अधिकार है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अन्य समुदाय की मांगों को समायोजित नहीं करने का एक उदाहरण है? बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर जाएगा डी, श्रीलंका और यूगोस्लाविया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ये भी हमने देखा था, उसमें ए और बी ऑप्शन था, इसमें डी में दोनों चीज दी गई है। तो दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है? यानी कि एक लोकतांत्रिक कंट्री है तो उसमें ये चीज जरूर होनी चाहिए अच्छे तरीके से। तो इसका जो आंसर जाएगा, इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर ये है किसी कंट्री में, इसका मतलब वो लोकतांत्रिक कंट्री है और सही से उसमें जो अचीवमेंट है वो सही, मतलब सही दिशा में वो जा रही है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या था? श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या था? भाषाई। आपने जब टॉपिक किया होगा तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर सिंगली जो भाषा थी उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया था, यहाँ तक कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था एक एक्ट बनाकर। और उसके बाद जो तमिल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था इस चीज़ को लेकर कि हमारी भाषा को एक तरफ कर दिया गया है और हर चीज़ में प्रेफरेंस दी जा रही थी सिंगली लोगों को ही, और बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो यहाँ तो इसका जो आधार रहेगा भाषाई। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? इसका आंसर जाएगा ए, रूस में विभेद कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज के निर्माण के पक्षधर थे? मतलब वो चाहते थे कि समाज से जो जातिगत भेदभाव है पूरे तरीके से खत्म हो जाए और सब इक्वालिटी के साथ जिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पेरियार स्वामी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी चाहते थे कि ये जातिगत भेदभाव खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकतंत्र में देखने को मिलता है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप क्या चीज देख सकते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, यानी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी टकराव की स्थिति देखने को मिलती है तो कभी सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलती है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।